वेलकम टू द इजी कॉमर्स चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इस चैप्टर में बेसिकली 1950 से 1990 तक का पीरियड स्टडी करेंगे, जिसमें कंट्रोल था वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन सी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स 5 ईयर प्लान में परस्यू किए गए, चूज किए गए टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ओके, फर्स्टली एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म्स आई, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंड रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इनका मेन एम क्या था, मोटिव क्या था, ताकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें इनइक्वालिटी जो बनी हुई है उसको रिड्यूस करें। जैसे कि जमींदार वो टेलर्स को, मीन्स जो खेती करते थे, उनको कितना परेशान करते थे। डिक्लेयर कर दी गई थी कि उनकी ज़मीन है, वो ओनर्स हैं, एंड जिनकी थी वो क्या देते थे, रेंट देते थे उनको। फिर क्या किया गया, जो ज़मींदार थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया कि आप कुछ नहीं लगते हो लैंड के, ओनर्स होंगे वो, जो कल्टीवेट करेगा लैंड को, टेलर्स वो ही होंगे। तो एक्शंस क्या लिए गए थे, बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर रहा था तो उसे गवर्नमेंट सेक्टर इंप्रूव करेगा, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर एक्शन लेगा। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जमींदार को हटा दिया गया कि आपको ओनरशिप राइट्स नहीं दिए जाएंगे। जो कल्टीवेट करेगा, जो बीजेगा, वाहेगा खेती को, दैट इज ओनर। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। जो जमींदार एक्सप्लॉयटेशन, लुट मचा रहे हैं कल्टीवेटर्स की, वो ना हो। एंड सेकंड, गिव इंसेंटिव्स ऑफ कल्टीवेटर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। ओके, एक तो था कि जो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ज़मींदार कल्टीवेटर्स को, वो बिल्कुल बंद हो जाए। एंड तांजो गवर्नमेंट लैंड पर कुछ इम्प्रूवमेंट करने पे, जो उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि लैंड की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, उसको ठीक करने के लिए इंसेंटिव मींस हेल्प की गई कुछ फाइनेंशियल पैसों के रूप में, तांजो अच्छी लैंड हो जाए एंड उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तभी तो जीडीपी बढ़ेगी कंट्री की। 200 लाख टेनेंट्स थे जो, उनको ओनरशिप राइट्स मिल गए क्योंकि जमींदार ने उनकी कब्जे में ली हुई लैंड को छोड़ दिया था। एंड 200 लाख टेनेंट्स को ओनरशिप राइट्स मिल गए उसके साथ। जो कल्टीवेशन वो करते थे उसका जो लैंड रेवेन्यू था वो गवर्नमेंट को देते थे। देन सेकंड, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। मींस सीलिंग का मीनिंग क्या होता है कि इक्विटी को प्रमोट करता है। फर्स्टली ये मीन्स ये साइज पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि किसी भी फैमिली में जो मैक्सिमम साइज है कल्टीवेबल लैंड का, उसको फिक्स करना। ऐसे नहीं कि इनइक्वालिटी, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है एंड किसी के पास बहुत ज़्यादा कम है। सरप्लस लैंड थी जो, मीन्स जो ज़्यादा लैंड जिसके पास निकलती थी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन निकलती थी, तो वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती थी। एंड जो स्मॉल एंड लैंडलेस, मीन्स जिसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है या बहुत ज़्यादा कम ज़मीन है, उसमें बांट देती थी। देन थर्ड, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ओके, हाई प्रायोरिटी टू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन एक प्रैक्टिस है कि अलॉट करना लैंड फार्मर्स को एक ही जगह पर। ऐसे नहीं कि कोई कहीं पर है, 1 एकड़ कहीं पर है एंड दूसरा एकड़ कहीं पर है, तो उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होता है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हम इतना उसमें फ्यूल खर्च करते हैं, वो इंक्रीज होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंसान की लैंड होल्डिंग एक जगह पर, ऐसे नहीं कि कोई कहीं पर है एंड कोई कहीं पर है। देन इससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होता है। फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ रेंट। एक्सेसिव इलीगल एक्सटॉर्शंस थी जो बंद कर दी गई। रेंट रेगुलेशन किया गया कि जो वैल्यू है क्रॉप की, उससे 1/3 मीन्स 33% से इंक्रीज नहीं होगा। एंड फिफ्थ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएंगी जिसमें जो स्मॉल होल्डर्स होते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है। अगर वो इकट्ठे कोई चीज खरीदते हैं तो वो बनाई गई। देन पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, मीन्स इसका पूरे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन लागू नहीं हुई है। दीज आर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला। केरला और वेस्ट बंगाल में ही इस पर ज़्यादा फोकस दिया गया, बाकी जो स्टेट्स थी उन पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया इन लैंड रिफॉर्म्स में। सेकेंड, ज़मींदार थे जो, उन्होंने टेनेंट्स को इफेक्ट कर दिया, मीन्स हटा दिया रास्ते में से, एंड शो किया कि हम ही इसके कल्टीवेटर्स हैं। जमींदार ने ऐसे भी टेनेंट्स के साथ धोखा किया, कहा कि हम ही कल्टीवेटर्स हैं।
Landlords challenged land ceiling legislation in courts which gave them enough time to evade Ceiling Act. Okay. लैंडलॉर्ड्स थे जो उन्होंने सीलिंग जो लैंड सीलिंग मीन्स इतनी मैक्सिमम लैंड ही किसी इंसान के पास हो सकती है उसको कोर्ट में ले गए वो, जिसके साथ उनको टाइम मिल गया सोचने का, साजिशें रंजिश करने का कि हम कैसे इसको लैंड को कब्जे में कर सकते हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स पहले थे लैंड रिफॉर्म्स जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मीन्स लैंड पे क्या रिफॉर्म्स किए गए, कौन कौन सी चीज़ें लाई गई लैंड के ज़मीन के बारे में। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स की ज़मीन के बारे में तो रिफॉर्म्स आ गई, अब ज़मीन के ऊपर हमने जो खेती प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है उसके लिए रिफॉर्म्स आए थे जो वो है HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत कॉमन है, ये सबको पता ही है कि जो हमारी आउटपुट में प्रोडक्शन में इंक्रीज किया जाता है HYV सीड्स के द्वारा, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल के, कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाई डाल के एंड स्प्रे वगैरह डाल के, तो ये जो किया जाता है वो है हमारी HYV टेक्नोलॉजी फार्मिंग। इन 1967 टू 1968 जो फूड प्रोडक्शन है इसके साथ 25% से बढ़ गई एंड इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी मींस ग्रेन किसी और से ना मंगवाना, अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करना, वो करने लग गया, किसी से मांगना बंद कर दिया। एलिमेंट्स क्या हैं इसके? फर्स्ट यूज ऑफ HYV सीड्स, इसमें HYV सीड्स यूज होते हैं। मींस इन्होंने जो कन्वेंशनल वेराइटीज पुराने बीज वगैरह थे उनको रिप्लेस कर दिया। ये सीड के साथ कॉटन, वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार की खेती होने लगी और प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी। सेकेंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अगर हम HYV सीड से यूज कर रहे हैं तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार सीड्स लगा दिए तो बाद में उसके नेसेसरी इनपुट्स नहीं डालेंगे। इसके साथ जो 272.28 लाख टन थे जो केमिकल फर्टिलाइजर के कंज्यूम हो गए, मींस इंडस्ट्री की भी सेल होने लग गई प्रोडक्ट्स की। थर्ड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, इंसेक्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाइयाँ होती हैं वो, एंड पेस्टिसाइड्स जो हमारे क्रॉप्स में हो जाते हैं, गुल्ली डंडा जैसे, तो उनके लिए पेस्टिसाइड्स हुए। फोर्थ एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ HYV टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग करते थे तो उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ मीन्स पानी जो लगाना है फसल को वो भी ज़्यादा चाहिए था। टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? फेज 1 मीन्स पहला काल जो मिड 60 से मिड 70 मीन्स 1965 से 1975, वो देखते हैं। इसमें क्या था? स्कोप था जो ग्रीन रेवोल्यूशन का सिर्फ वीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन्स तक ही सीमित था। मीन्स जहां पर वीट, कणक और जीरी होती थी वहां तक ही सीमित था। पंजाब में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जहां पर HYV सीड्स हो, रेगुलर सप्लाई हो, वाटर की पेस्टिसाइड्स डाल सकते थे, वहां तक ही सीमित था। ओनली फार्मर्स जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने थे जो वो परचेज कर पाए इनपुट को, वो ही इसका बेनिफिट ले पाए। मीन्स जो रिचर फार्मर्स थे वो ही इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए 1965 से 75 तक के पीरियड में। बट नेक्स्ट इज फेज 2, सेकेंड काल आया जब मिड 70 टू 80 मीन्स 1975 से 1985, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट लोन देने लग गई लो रेट पे स्मॉल फार्मर्स को, ताकि वो अपनी बेसिक इनपुट HYV सीड्स खरीद सकें, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सारे ले सके अपने। सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स देने लगी। सब्सिडाइज्ड मीन्स फाइनेंशियल कुछ छूट वाली सब्सिडी मिलने लगी ना उनको, तो वो इनपुट्स देने लग गई लोन के साथ, ताकि वो भी HYV टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग कर